नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए कंपनियों की जानकारी और उसके शेयर के बारे में चर्चा करते हैं हम इस चैनल पर। और मैं आपको बताता हूँ कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर चुके या करना चाहते हैं, तो पहले ही जानना जरूरी है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस किस तरह का है, कंपनी का जो शेयर की जो प्राइस है क्या वास्तव में सही है, ज़्यादा है या कम है, सारी जानकारी। और इसके अलावा ये जानकारी भी होना जरूरी है कि कंपनी के साथ किस तरह की पहले घटनाएं घटी, किस किस तरह के कंपनी को नोटिस मिले या क्या क्या मामले बने। ये जानकारी इसलिए ज़रूरी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई मामले एज ए टाइम तो दब जाते हैं, लेकिन बाद में वापस उछल उछल के सामने आते हैं। जब एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है तो क्या होता है कि ये कंपनी के लिए एक तरह से नुकसानदायक होते हैं। लेकिन कई कंपनियां क्या होता है ऐसे मामले से बाहर निकल जाती है, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं जिस कंपनी का जो शेयर लेकर आया हूँ, इसी कंपनी की एक शेयर की चर्चा हम कल कर चुके, जिसका नाम था IIFL सिक्योरिटी। इसी ग्रुप की एक और कंपनी है IIFL फाइनेंस। एक बात मैं आपको बता चुका हूँ, कल ही मैंने बताया था कि पहले एक ही ये सारा 3-4 कंपनी सारे पहले एक ही ग्रुप में हुआ करती, एक ही कंपनी थी है जिसका नाम था IIFL होल्डिंग्स। और 2020 में इसका डीमर्जर डीमर्जर करने के बाद में 3 कंपनियां बनाई थी, एक IIFL सिक्योरिटी, एक IIFL वेल्थ और एक IIFL फाइनेंस। जो कंपनी IIFL होल्डिंग थी उसी का नाम बदल कर इन्होंने IIFL फाइनेंस कर दिया। ये सब 2020 में घटना घटी थी सारी, और उसमें यह कंपनियों का अलग अलग खरीदा। तीनों कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट भी, और तीनों की शेयर की प्राइस, एक की जो सिक्योरिटी वाले की जो प्राइस चल रही है वो 212 रुपये के आसपास है, और एक जो कंपनी IIFL वेल्थ है उसका नाम बदलकर 361 कर दिया उसको। उस कंपनी की शेयर की प्राइस 1000 रुपये के ऊपर है। और एक जो कंपनी जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं IIFL फाइनेंस, इसकी शेयर की प्राइस अभी आपको मिलेगी 422 रुपये के आसपास। तो इस कंपनी में किस तरह घटनाएं घटी, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं। डेटा बहुत शानदार है। तो अभी जो इसकी शेयर की प्राइस चल रही है करीब 422 रुपये के आसपास। मार्केट कैप करीब 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। पर अगर हम इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो वो करीब 363 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। ये जरूर ध्यान रखना कि जो बुक वैल्यू से अगर आप के आसपास ये शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन इसका हाई और लो देखेंगे, एक साल का हाई रहा है इसका 684 रुपये का हाई रहा है, तो वहाँ से तो आपको सस्ता मिल रहा है। और लो देखेंगे वो करीब 304 रुपये का लो रहा है। तो 304 रुपये के लो से आप कह सकते हैं कि आप उसके आसपास शेयर को खरीद रहे हैं। और अगर पूरे लाइफ टाइम का हायर लो देखेंगे तो 874 रुपये का हायर है, वहाँ से भी आपको सस्ता मिल रहा है। लेकिन लाइफ टाइम में इसका जो लो रहा है वो खतरनाक रहा है 15 रुपये का। तो 15 रुपये से आप कितना गुना शेयर खरीदे, जरूर ध्यान रखना। ये इसलिए 15 रुपये आता है, बता देता हूँ कि पहले क्या, ये कंपनी के बाद में जब इसका डीमर्जर करके अलग अलग किया था तो उस समय कंपनी की जो वैल्यू निकल के आई थी हर एक कंपनी की, उसके हिसाब से उनकी जो शेयर प्राइस बनी थी उस हिसाब से उसमें शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब इसकी शेयर की प्राइस 15 रुपये निकल के आई, तो वो है 15 रुपये। ये जरूर ध्यान रखना इसमें। यहाँ पर अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो करीब 24-25% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, जो कह सकते हैं बहुत कम है। अगर विदेशी होल्डिंग देखा जाए तो करीब 31% होल्डिंग है विदेशी की। DIS की होल्डिंग मतलब जो हमारे देश के जो म्यूचुअल फंड वगैरह की होल्डिंग 7.5% के आसपास है, 75.43 से ऐसा कुछ है। और इसके अलावा अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखें तो वो करीब 37-38% पब्लिक की होल्डिंग है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मालिक की जो होल्डिंग है बहुत कम है। अब हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो कंपनी के जो बिजनेस है, अलग अलग तरह के बिजनेस कंपनी करती है। जैसे कि गोल्ड लोन का बिजनेस इनका, यानी कि लोन गोल्ड गिरवी रखकर लोन देना, वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है, वो कमाई होती है। दूसरा बिजनेस है इनका, बिजनेस लोन देती है। मतलब क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को इनको बिजनेस करने के लिए लोन देती है। एक माइक्रो फाइनेंस का काम भी करती है, और कैपिटल मार्केट में भी काम करती है, जैसे शेयर मार्केट वगैरह का इस तरह काम करती है। और रियल इस्टेट वगैरह में जो पैसा वगैरह किसी को देना उधार वगैरह वो करती है। तो यहाँ पर जो कंपनी जो रेवेन्यू आ रहा है, अब आप देखिए रेवेन्यू इसका मतलब ज़बरदस्त आ रहा है, लेकिन क्या हो कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी का कम होते जा रहा है, क्वार्टर दर क्वार्टर कम हो रहा है इनका। ये जरूर आपको एक मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो कंपनी का सितंबर में रेवेन्यू आया था वो आया था करीब 2476 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और 526 करोड़ का नेट इनकम हुआ था इनको। सारे खर्चे वगैरह काट कुटा कर टैक्स वगैरह सब हटाकर 526 करोड़ की नेट इनकम हुई थी। दिसंबर में हुई थी इनको, ये मतलब 23 की बात है, 2023 की बात है। दिसंबर में इनको हुई थी 2648 करोड़ के रेवेन्यू आया था, 2648 करोड़ का, और 545 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। मार्च देखेंगे जाए मार्च 2024 में,
तो 2,854 करोड़ का इनको रेवेन्यू आया। लेकिन यहाँ पर देखो प्रॉफिट इनका घट गया, प्रॉफिट के 431 करोड़ का रह गया। पहले आप दिसंबर में देखो कि 2648 करोड़ के रेवेन्यू में 545 करोड़ कमाए थे, और 2854 करोड़ के रेवेन्यू में 431 करोड़ का रेवेन्यू आया, प्रॉफिट कमाया। मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है इनका। और अभी तो इनका जो जून क्वार्टर में जो आया रिजल्ट, उसमें 2613 करोड़ का रेवेन्यू आया है, लेकिन प्रॉफिट घटते घटते 338 करोड़ का रह गया। यानी आप देखिए कि क्वार्टर से क्वार्टर मतलब आप देखा जाए तो इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इनका कम होते जा रहा है। लेकिन सालाना दर पर देखें तो सालाना दर पर इनका कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ये जरूर देखना चाहिए, किसी भी कंपनी का जो होता है सालाना, उसको आधार पर हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो टैक्स वगैरह सब साल भर के जितने खर्चे वगैरह सब काट कुटा कर तो एक वास्तविक रिजल्ट निकलता कंपनी का, वो साल भर के बाद ही निकलता है। साल भर के रिजल्ट आने बाद ही पता चलता है। क्वार्टर में मतलब बहुत सी चीज़ नहीं आती क्वार्टर रिजल्ट में। तो 2022 में इनका जो रेवेन्यू आया था 6,991 करोड़ का रेवेन्यू था इनका 2022 में, और 1,188 करोड़ की इनको कमाई हुई थी। 2023 के अंदर इनको 8,112 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था, और 1,608 करोड़ की इनको कमाई हुई थी। यानी कि रेवेन्यू भी बढ़ा है और इनकी जो प्रॉफिट भी इनका बढ़ा है। 24 में आप देखिए कि जो इनका रेवेन्यू आया है 10,250 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और यहाँ पर जो कमाई हुई इनको 1,974 करोड़ की है। जो लेटेस्ट रेवेन्यू आया उसमें जो 23-24 का जो आता रिजल्ट, उसमें 10,250 करोड़ रुपये इनको आए और 1,974 करोड़ रुपये इनको कमाई हुई है। यानी कि साल दर साल इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, और प्रॉफिट भी देखी जाए कि लगभग कह सकते हैं कि दुगने के आसपास हो गया इनका जो प्रॉफिट, और रेवेन्यू भी इनका दुगने के आसपास हो गया। 6,991 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 10,250 करोड़ तक रेवेन्यू पहुंच गया, और प्रॉफिट 1,188 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1,974 करोड़ तक पहुंच गया। यानी कि ओवरऑल देखा जाए सालाना दर पर तो कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है। 10 से 20% की 20 का इनका मार्जिन चल रहा है, ये बढ़िया सालाना दर पर, लेकिन क्वार्टरली में थोड़ा सा कम हो रहा है। तो बहुत से खर्चे क्वार्टरली में क्या होता है कि ज़्यादा कम हो जाते हैं, उसका असर होता है इसका। ज़्यादा का कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये होता है किसी क्वार्टर में कंपनी ने कोई नई चीज़ खरीदी है या नया जगह इन्वेस्टमेंट किया है, या कंपनी का कुछ पैसा मतलब ब्याज किसी में आया नहीं, तो उससे से क्या कम हो सकता है। लेकिन साल भर के रिजल्ट में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ये ज़रूर ध्यान रखना। तो इसलिए इसका जो TTM है, जो मतलब जो 12 मंथ का जो मार्जिन है, ये है 10,591 करोड़ टोटल इनकम आई है, और 1,840 करोड़ का इनको टोटल प्रॉफिट हुआ है, जो TTM देखा जाए तो 12 मंथ वाला। उस गोल्ड लोन में क्या होता है कि जब ये कोई भी जो NBFC कंपनी, ये एक जो IIFL है ना, ये एक NBFC कंपनी है। NBFC कंपनी एक बैंक की तरह होती है, लेकिन इनको कुछ चीज़ों की मनाही होती है, इनके ऊपर कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इनके ऊपर ये चीज़ का ये काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो गोल्ड का जो भी अगर फाइनेंस करते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको ये RBI के एक नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। उसमें क्या होता है RBI तय कर देता है कि अगर जो सोने की जो वास्तविक कीमत है, करंट बाजार में जो कीमत है, उसका आप कितना % तक का लोन दे सकते हैं किसी पार्टी को। आप उदाहरण के लिए मान लो कि आप जाते आपके पास 1 लाख रुपए कीमत का सोना है, मतलब करंट प्राइस, मार्केट प्राइस अभी इसकी 1 लाख रुपए है। तो अगर आप लोन लेने के लिए जाओगे तो लोन वहाँ पर RBI के नियम के अनुसार जो शर्तें होती है या जो भी होते हैं उसके हिसाब से कि आपको करीब 70% तक का लोन दे देगी। जो भी गोल्ड फाइनेंस कंपनियाँ होती है वो 70, कोई 75 दे सकती है, मतलब 5% का अप डाउन हो सकता है इतना। लेकिन ये जो कंपनी के बारे में जो पाया गया था कि ये जो लोन दे रही थी लोगों को, अनाप शनाप लोन बांट रही थी। मतलब क्या है कि जो सोने की जो गोल्ड जो वैल्यू होती है, कभी मतलब जो जितना लोन उसके ऊपर जो बनता है उससे कहीं ज़्यादा लोन दे रही थी कंपनी। इसके अंदर क्या होता है कि इसे जब इनकी नज़र में आया RBI, तो RBI ने इनके जो गोल्ड लोन बांटने पर रोक लगा दी थी। लेकिन हाँ, एक जरूर इनको छूट दी थी कि जिन्होंने पहले से लोन ले रखा है उनके लोन को आप रिवाइज कर सकते हैं। उनको अगर कोई वापस अपना लोन चुका करके जो रकम छुड़ाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो काम चालू रखा था, लेकिन नए गोल्ड लोन बांटने पर रोक लगा दी थी, कुछ अनियमितता पाई थी। इनके ग्रुप की जो कंपनी एक और थी, जो IIFL सिक्योरिटी, उसके ऊपर आपको मैंने बताया था कि किस तरह से सेबी ने 1 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका था। वहाँ पर कुछ अनियमितता पाई गई थी। जितनी भी जो ये कंपनियाँ होती हैं ना, जो पैसे का लेन देन करती हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ अनियमितता होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, तो वो ऐसी कंपनियों को अपना पैसा दे देते हैं, और वो कंपनियाँ उसको लोन में या किसी उसमें बिजनेस में इसमें लगा देती है, और बाद में वो पैसा वापस रिटर्न होकर वाइट बन के आता है, फिर उनको लौटा देती है। इस तरह से होता है। हालांकि ये कंपनी से काम करती नहीं है, लेकिन इसी तरह मामले बने थे पहले भी कि, तो इस तरह RBI ने कुछ इनके लिए नियम बना रखे हैं कि आप किस तरह से काम करते हो। तो उन नियमों का उल्लंघन हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी वो जांच भी चल रही है उसके अंदर।
हालांकि इन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि ऐसी कोई हमने अनियमितता नहीं करी, लेकिन नियम के खिलाफ चीज़ें कुछ करी है तो वो ज़रूर मामले बाद में निकल के आएंगे। मैंने कहा था ना, कभी कभी क्या होता है कि आप जब किसी कंपनी की कोई जानकारी निकालते हो या कंपनी के किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि कंपनी के ऊपर किस किस तरह के जो एक्शन लिए गए हैं। मतलब एक्शन एक तरह से आप देखा जाए कंपनी साफ़ सुथरी है और अच्छे हाथों में है। कंपनी के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोई अभी तक मतलब ये जो मामला बना आरबीआई का ये मामला है, और बाकी एक कंपनी पर जो सेबी का रहा था वो रहा। बाकी हाँ, कर्जे जरूर होते हैं जो फाइनेंस से जुड़ी कंपनी के ऊपर, इसके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो कर्जा क्या होता है कि एक कंपनी से पैसा लेकर दूसरी कंपनी को देते हैं, तो जब तक उधर से लौट के नहीं आएगा पैसा तब तक उसको दे नहीं पाएगा, तो वो जब तक कर्जा ही बना रहता है। तो इनके ऊपर कर्जा भी भारी भरकम है। मतलब अगर उसको परसेंटेज में देखा जाए तो करीब 3.25%, 3.21% का बनता है कर्जा। ये जरूर आपको देखना चाहिए कर्जा है। तो ओवरऑल हम शेयर की प्राइस अगर आपको ये वापस 304 जो उसका 1 साल का लो रहा है उसके आसपास मिलता है, 350 325 तक मिलता है तो आप ज़रूर लीजिए। अभी पता नहीं कि ये और थोड़ा कितना नीचे जाता है, क्योंकि ऊपर की प्राइस से जो 684 से ये शेयर काफ़ी नीचे आ चुका है, ये जरूर ध्यान रखना। अब हम बात करें कि मालिक के पास कितना रिजर्व क्या है, तो इनके पास 76 करोड़ की शेयर पूंजी है और भंडार है इनके पास करीब 10,561 करोड़ का इनके पास भंडार है, रिजर्व। उधार देना है कंपनी को 47,161 करोड़ का उधार है, और अन्य देनदारियाँ करीब 4,623 करोड़ की है। लेकिन एक बात है, ये टोटल अगर मिला के देखा जाए तो 62,421 करोड़ होता है। एक बात आपको और बता देता हूँ कि जितनी भी जो देनदारियाँ होती है उसमें जो वो पैसा लगा तो जो मालिक ने लगाया होता है, ये जरूर ध्यान रखना। इनके पास असेट अच्छी है, करीब 960 करोड़ का इनके पास असेट है, और इन्होंने 4,000 करोड़ का करीब निवेश भी इनके पास है, अलग अलग कहीं निवेश करके रखा होगा वो। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे हम तो 5 साल में 16% का रहा है और 10 साल में 14% का। प्रॉफिट की बात करेंगे तो 10% का 10 साल में 20% का प्रॉफिट रहा है। कर्ज इनके ऊपर है 3.21, मतलब करीब 3.25 गुना कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। इसको अगर आप रुपये में देखेंगे तो 46,161 करोड़ रुपये का इनका कर्ज देना है। एक बार ये राइट्स इशू आए थे 2024 में, उससे इन्होंने 1,271 करोड़ रुपये जुटाए थे। राइट्स इशू में क्या होता है कि जो मालिक अपने शेयर बेचता है और उसी से पैसे जुटाता है, तो वहीं पर इनके थोड़े जो मार्जिन वो इनकी होल्डिंग कम हुई ना मालिक की, इसी वजह से कि इन्होंने राइट्स इशू द्वारा अपने शेयर बेचकर पैसे जुटाए थे मार्केट से, करीब 1,271 करोड़ रुपये का जुटाया था। यानी कि आप कंपनी का अगर हम बात करें कि जो टोटल ओवरऑल देखते हैं हम कंपनी को, तो कंपनी अभी ठीक ठाक स्थिति पर है। शेयर की प्राइस भी आपको इनके हाई लेवल से काफ़ी सस्ती मिल रही है, कह सकते हैं। जो कि इनका सालाना हाई देखो या लाइफ टाइम का हाई देखो, सालाना 684 रुपये का रहा है, और जो लाइफ टाइम का हाई रहा वो करीब 874 रुपये का रहा है। तो कह सकते हैं कि हाई लेवल से अभी आपको लगभग 30-40% सस्ता मिल रहा है शेयर की प्राइस। अगर आपको ये वापस 304 जो उसका 1 साल का लो रहा है उसके आसपास मिलता है, 350 325 तक मिलता है तो आप ज़रूर लीजिए। अभी पता नहीं कि ये और थोड़ा कितना नीचे जाता है, क्योंकि ऊपर की प्राइस से जो 684 से ये शेयर काफ़ी नीचे आ चुका है, ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों। साथ ही साथ ये कंपनी का जो काम है बाहर तक फैला हुआ, करीब इनके पास 30-34 कंपनियों के साथ सहयोग मिलकर काम करते हैं, और देश के बाहर तक इनका कारोबार फैला हुआ, जो कि इसी तरह काम करते, फाइनेंस से जुड़ा काम करते, वित्तीय लेन देन करते, इस तरह से करते हैं। तो ये जो कंपनी का अगर देखा जाए तो ओवरसीज बिजनेस के रूप में भी कह सकते हैं इसको, ये जरूर ध्यान रखना आपको। तो दोस्तों आज केवल इतना ही, कल फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार और कर देता हूँ आपको कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारी जानकारी आप भी निकाल कर रखिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि मार्केट में किसी भी इस तरह तक का नुकसान हो सकता है, ये शेयर मार्केट है। तो ये टोटल आपकी मर्जी रहेगी, शेयर को बेचना, खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना ना करना आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। मेरे चैनल को अगर अच्छा लगता हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।